आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ईवीएम के हेरफेर होने का दावा अब अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने किया है, जिसके बाद अब चर्चा है कि क्या भारत में भी ईवीएम में हेरफेर संभव है। आपके सवाल शो में पूछिए अपने सवाल ईवीएम एक्सपर्ट माधव अरविंद देश पांडे से आज रात 8 बजे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। आज राणा सांगा की जन्मतिथि है। करणी सेना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं रामजी लाल सुमन ने करणी सेना के प्रदर्शन और राणा सांगा पर अपने बयान को लेकर कहा है कि लोगों को उनके बयान से असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार कहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूरा नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं इससे लोगों को असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। राणा सांगा की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राणा सांगा की वीरता सदियों तक भारतीयों को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। धर्म की रक्षा के लिए समर्पित पराक्रमी राणा सांगा जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आदित्यनाथ ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देशभक्ति और बलिदान के प्रतीक उनकी गौरव गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनकी वीरता सदियों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सींचती रहेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान उस वक्त आया है जब पहले से ही न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में राणा सांगा को लेकर विवाद हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर मायावती जोरदार भड़की। शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। वक्फ बिल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। संसद में लंबी बहस के दौरान वक्फ बिल पर कुछ न बोलने पर भी राहुल गांधी पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में लंबी चर्चा हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना कितना उचित है। इतना ही नहीं बल्कि मायावती ने ये भी कहा कि इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों को स्थिति हर मामले में काफी बदहाल होती जा रही है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय हैं। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानूनों को लेकर हिंसा का दौर जारी है। इस बीच मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बंगाल पुलिस के अनुसार जंगीपुर के सुती और शमशेरगंज इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अराजकता को रोकने में असमर्थ है या फिर अनिच्छुक है। जिस तरह से राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये चिंताजनक है। राज्य सरकार को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही करनी चाहिए। इससे मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठता है, क्या राज्य सरकार चुपचाप देखकर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये चर्चा में है क्योंकि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, राज्यपालों ने मनमानी करना शुरू कर दिया है। जब भी कोई विधेयक पारित होता था, राज्यपाल के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी। ऐसा देखा जाता था कि राज्यपाल विधेयक को अपने पास रखते थे और इसे विलंबित करते थे। वे हस्ताक्षर नहीं करते थे, इसलिए अधिसूचना नहीं होती थी। लोगों को परेशानी होती थी। ऐसा उन राज्यों में होता था जहां केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में होती थी, इसलिए ये राजनीतिक था।
हम इस पर वर्षों से बात कर रहे थे। मैं अब ये भी कह रहा था कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। केंद्र के नेताओं ने वहां अस्थिरता लाने की कोशिश की। ये पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कई अन्य जगहों पर देखा गया। राज्यपाल ही नहीं बल्कि विधानसभा में स्पीकर भी मनमानी करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा के खिलाफ आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को वापस भेजने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। जब विधेयक अगर इससे फिर से पारित किया जाता है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर इस पर हस्ताक्षर करने होते। अब अटॉर्नी जनरल ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि राज्यपालों को समय सीमा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल के पास इसे राष्ट्रपति के पास भेजने का विवेकाधिकार होगा, लेकिन राष्ट्रपति को भी समय सीमा का पालन करना होगा। ये संघवाद के लिए अच्छा है। गाजा में लगातार हो रहे हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के हाल ही में गाजा को लेकर दिए गए बयान से नाराजगी जताई है। साथ ही उनसे अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि चुनावी रैली के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल में नरसंहार हो रहा है। कनाडा के पीएम के इस जवाब पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मार्क कार्नी को अपना गैर जिम्मेदाराना बयान वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा ने हमेशा सभ्यता और सच्चाई का साथ दिया है और कार्नी को भी यही करना चाहिए। साल 2008 के मुंबई हमलों के अभियुक्त तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय तत्कालीन यूपीए सरकार को जाता है। इसके लिए मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार ने सही समय पर जांच की और वो पकड़ा गया। अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई और 14 साल की सजा भी हुई। उन्होंने कहा कि सजा काटने के बाद उसका प्रत्यर्पण हुआ, इसमें मोदी जी को श्रेय नहीं जाता है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए दबाव नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि राणा के प्रत्यर्पण की पहल यूपीए सरकार ने 1.5 दशक पहले शुरू की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर भारी टैरिफ लगाने के बाद उसने कई देशों के साथ मिलकर वैश्विक मोर्चाबंदी की शुरुआत कर दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न सिर्फ अगले हफ्ते दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों की यात्रा करेंगे, बल्कि उन्होंने यूरोपीय संघ से अमेरिका की एक तरफा धौंस का विरोध करने का आह्वान किया। उधर यूरोपीय संघ ब्लॉक में जुड़े फ्रांस ने कहा कि चीन एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की जगह नहीं ले सकेगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू ने कहा है कि ये सोचना भोलापन और खतरनाक है कि चीन एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की जगह ले सकता है। उन्होंने चीन से दोस्ती को खतरनाक बताते हुए यूरोपीय संघ के सदस्यों से वैश्विक व्यापार तनाव के मौजूदा माहौल में एक साथ रहने का आग्रह किया। अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे विदेशी नागरिकों ने अगर एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उन्हें जेल हो सकती है। प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने शुक्रवार को कहा, एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम तारीख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इसका पालन न करना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना, जेल की सजा या दोनों हो सकती है। कैरोलाइन ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात याद दिलाते हुए कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम दोनों ने कहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता अगले 90 दिनों में अमल में आ सकता है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाता है। भारत सरकार ने एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि ये संभव है कि अगले 90 दिनों में दोनों पक्षों की जीत वाला कोई सौदा आकार ले लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के लिए अधिकांश टैरिफ बढ़ोतरी पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की, जबकि चीन पर शुल्क बढ़ाकर भारतीय निर्यातकों को अस्थायी राहत प्रदान की। भारत और अमेरिका ने फरवरी में इस साल के अंत में संपन्न होने वाले व्यापार सौदे के पहले
चरण में काम करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे उद्देश्य 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।